हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की हमारी क्लास होने वाली है गुणनखंड एवं गुणज यानी फैक्टर एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणनखंड की। गुणनखंड से तात्पर्य है कि अगर किसी संख्या का दूसरी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है और पीछे शेष शून्य बचता है। मान लीजिए हम 2 का भाग देते हैं 8 में, तो 2 का भाग 8 में जाता है 4 बार और पीछे हमारा शेष बचता है 0। तो हमने भाग 2 का दिया था, तो जिस संख्या का भाग जाता है जिस संख्या में, तो यानी हमारा जो भाजक हो गया और ये हमारा भाज्य हो गया, तो हम कह सकते हैं कि भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड होगा अगर उसका भाग भाज्य में पूरा पूरा चला जाता है। तो यहां पर हमारा जो 8 है, 8 का गुणनखंड हो गया 2, यानी क्योंकि 2 का भाग 8 में पूरा पूरा चला गया था तो 2 हमारा गुणनखंड हो गया। फिर 8 में पूरा पूरा भाग जाता है हमारा 1 का। इस बात का आप ध्यान रखें कि 1 जो होता है वह सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। यानी हम बात करें तो 2 से शुरू करते गुणनखंड लिखना हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक की संख्याओं का गुणनखंड लिख कर देखते हैं। तो 2 का गुणनखंड सबसे पहला 1 और दूसरा होगा 2 स्वयं, यानी किसी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड तो होते ही हैं। पहला तो वह संख्या स्वयं होती है और दूसरा होता है 1। इसके अलावा और ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, कम से कम 2 होंगे। जैसे इसमें 3 की बात करें तो 1 और 3, 1, 4 तो होंगे। इसके अलावा 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो 4 के 3 गुणनखंड हो गए। 5 के हम देखेंगे तो 1 और 5, 6 के हम देखेंगे तो 1, 2 का जाता है, इसमें 3 का जाता है और 6 का जाता है। 7 का हम देखें तो 1 और 7, और अगर हम 8 के गुणनखंड देखें तो 1, 2, 4 और 8। अब इन संख्याओं को अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो जो ये संख्या है जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, इन संख्याओं के हमें 2 ही गुणनखंड देखने को मिल रहे हैं। और अगर आपको याद है तो हमने संख्या पद्धति की क्लास में पढ़ा था कि ये जो संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। तो हम यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के हमेशा 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो 1 और दूसरा वह संख्या स्वयं। यानी अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होंगे? हमारे 2 गुणनखंड होंगे। अब जो हमारी भाज्य संख्या है, जैसे हम 4 को लें तो 4 के हमारे 3 गुणनखंड है, 6 को लें 6 के हमारे 4 गुणनखंड है, 8 लें 8 के भी हमारे 4 गुणनखंड आए। अब इन गुणनखंडों का हम कुछ गौर करें तो हमको एक चीज, जैसे मान लो हम 4 को देखते हैं, 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4, तो इनमें गुणनखंडों को देखें तो सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वह 4 स्वयं है। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड जो होंगे वह उस संख्या के या तो बराबर होंगे, यानी उनका जो मान होगा, वैल्यू जो होती है उनकी वैल्यू उस दी गई संख्या के बराबर होगी या हमेशा उससे छोटी होती। क्या होती है? छोटी। यानी किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वह उस फैक्टर की वैल्यू जो है या तो उस नंबर के इक्वल होगी या उस नंबर से हमेशा ही छोटी होगी। अब हम आगे और बात करते हैं। अब आता है हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या आता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड से तात्पर्य है, या इसको हम सार्व गुणनखंड भी कह सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याएं, जैसे मान लो हमारे पास है एक 6 ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं, 2 संख्या है। अब इन दोनों के हम गुणनखंड लिखते हैं। 6 के गुणनखंड लिखेंगे हम 1, 2, 3 और संख्या 6। इसी तरह अगर हम 8 के गुणनखंड लिखे हैं तो 1, 2, 4 और 8। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ऐसे गुणनखंड जो दोनों में मौजूद हो, जैसे 1 और 2, तो इनके जो सार्व गुणनखंड हो जाएंगे वह 1 और 2 है। यानी इनका जो बड़ा संख्या हमारी वह 2, इसका सार्व गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से एक संख्या के मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ज्यादा सार्व गुणनखंड भी हो सकते हैं। अब सार्व गुणनखंड के बाद हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की।
अभाज्य गुणनखंड से तात्पर्य है यानी किसी भी संख्या के जो गुणनखंड हो वह सिर्फ अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे मान लो हम 12 की बात करें तो 12 के जो गुणनखंड होंगे 2, 2 और 3, यानी 12 के ये जो गुणनखंड हमने लिखे वह सारी अभाज्य संख्याओं में होने चाहिए। अब हम अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, अब हम कुछ थोड़े से प्रश्न हल करेंगे इनसे संबंधित। जैसे मान लो हमको अभी हमने 12 का ही लिखा तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालेंगे, तो सर्वप्रथम इस प्रकार हम 12 को लिखें। अब वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिसका भाग 12 में पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या हमारी 2 है। 2 का भाग 12 में जाता है 6 बार। अब फिर से हमारा अगला गुणनखंड 6 हो गया। 6 में फिर से 2 का भाग जाता है 3 बार। 3 में पूरा भरा भाग जाता है 3 का, और अंतिम अंक आ गया हमारा 1। यानी इस प्रकार अगर हम गुणनखंड करें और जैसे ही हमको 1 प्राप्त हो जाता है तो हमारा अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो जाता है। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और अगर घात के रूप में यानी पावर के रूप में लिखे तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और हमसे पूछे कि 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो हमें इनकी घातों को जोड़ देना। जैसे यहाँ इनकी घात हो गई 2 और इसकी घात हो गई 1, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हो गए हमारे पास 3 गुणनखंड हो गए। ये तो है अभाज्य गुणनखंड निकालने की तरीका। अब अगर हमसे पूछ ले कि 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो या तो हमें गिनने पड़ेंगे सभी, या इसका एक और तरीका है कि हमने जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए तो आपको क्या करना है, जो इनकी घात होती है उन घात में 1 जोड़े, इसमें गुणा अगली संख्या की घात में भी 1 जोड़े। जैसे 2 की घात थी 2 तो हमने 2 में 1 जोड़ दिया। 3 की घात थी 1 तो उसमें भी 1 जोड़ दिया। इनको गुणा करें, सॉरी पहले जोड़े, 2 और 1 हो गए हमारे 3 और 1 और हो गया हमारे 2। अब इन दोनों का अगर गुणा करें तो 3 दूनी 6, यानी 12 के जो कुल गुणनखंड होंगे वह है हमारे 6। ये कुल गुणनखंड आ गए और ये है हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों को और अभाज्य गुणनखंडों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम गुणनखंड के बाद, और गुणनखंडों में कुछ और खास बातें जिनको हमें ध्यान रखना है, जैसे हमने पहले पढ़ी कि सभी संख्याओं का एक हमेशा गुणनखंड होता है। दूसरा, संख्याओं के कम से कम 2। माफ करें, तीसरी बात हमने जो देखी कि संख्याओं में जो गुणनखंड होते हैं वह संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं, यानी गुणनखंड का जो मान होगा वह संख्या के बराबर या कम। अगली बात और हमने एक नोटिस कर ली इस दौरान कि अभाज्य संख्याओं के मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इस प्रकार हम अब गुणनखंडों के बारे में ये सभी बातें हमको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर हम अगला पढ़ते हैं गुणज के बारे में। गुणज जिसको हम कहते हैं मल्टीपल। तो गुणज से तात्पर्य है कि अगर दी गई संख्या का भाग जिन जिन संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा, जैसे मान लो हम 3 का लेते हैं तो 3 का भाग पूरा पूरा 3 में जाता है, 6 में जाता है, 9 में जाता है, 12 में जाता है, 15 में, 100। तो दी गई संख्या का भाग जिन संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा वह सारे उस संख्या के गुणज होते हैं। उस संख्या के क्या होते हैं? गुणज। जैसे हम 3 के अगर गुणजों की बात करें तो सबसे पहला 3 का गुणज होता है 3 स्वयं, और फिर आगे सारे उसके गुणज बढ़ते जाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात यह है कि गुणज किसी भी संख्या के हम ज्ञात करेंगे कम से कम उस संख्या के बराबर होता है। सबसे छोटा जो गुणज होता है वह उस संख्या के क्या होता है? बराबर। बाकी सारे गुणज उस संख्या से बड़े होते हैं।
यानी संख्या से क्या होंगे बड़े। जैसे हम देखें अगर यहाँ पर तो 3 का सबसे पहला गुणज 3 के बराबर है, आगे के गुणज 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह के जो सारे गुणज है वह 3 से क्या होंगे बड़े होते हैं। जिस प्रकार हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़े थे उसी तरह अब हम बात करेंगे उभयनिष्ठ गुणज की बात। यानी अगर दो या दो से अधिक संख्याओं के समान गुणज होते हैं तो उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणज। जैसे हम बात करें, हम जैसे मान लो ले लें हम 5 और 6 को ले लें, तो इन दोनों के गुणजों में सबसे पहला जो कॉमन गुणज आएगा वही इनका उभयनिष्ठ गुणज होता है। जैसे 5 के अगर गुणज लिखे हैं तो 5 के 10, 15, 20, 25, 30, 6 के लिखे 6, 12, 18, 24 और 30। तो सबसे पहला जो इनमें कॉमन गुणज आया वह है हमारा 30। तो ये इनका उभयनिष्ठ गुणज हो गया। इस प्रकार अब इसके जो भी अगले उभयनिष्ठ गुणज होंगे वह 30 के पहाड़े से होंगे। किससे होंगे? 30 के पहाड़ा लगातार इसका वो उभयनिष्ठ गुणज बनता जाएगा। अब हम गुणनखंडों से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। जैसे सबसे पहला है 20 के गुणनखंड है, यानी 20 के कुल कितने गुणनखंड है। तो हमने सबसे पहले अगर गुणनखंड ज्ञात करना हो तो आप बताइए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 भाग गया 10 बार, फिर 2 गया 5 बार, फिर गया 5 और 1। ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हम अभाज्य गुणनखंड को पावर के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि इसके हमें कुल गुणनखंड निकालने हैं। तो कुल गुणनखंड का फॉर्मूला था घात प्लस में 1 गुणा अगली संख्या की घात और प्लस में 1। अब इन दोनों को गुणा करें, सॉरी जोड़े पहले, 2 और 1 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। यानी 20 के जो कुल गुणनखंड आएंगे हमारे वह हो गए हमारे 6। अब हम इनको लिख भी सकते हैं। जैसे अगर लिखने को कहें तो 20 का सबसे पहला हो गया 1, फिर अगला गुणनखंड हो गया हमारा 2, फिर अगला गुणनखंड हो गया हमारा 4, फिर अगला गुणनखंड हमारा हो गया 5, फिर अगला गुणनखंड हो गया हमारा 10 और अंतिम गुणनखंड हो गया हमारा 20। तो इस प्रकार हमने बिना गुणनखंडों को ज्ञात करे ही इनकी संख्या को आसानी से ज्ञात कर लिया। अब अगली संख्या है हमारा, अगला प्रश्न है वहां पर 18 व 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। तो 18 के गुणनखंड हो गया हमारा 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इसी प्रकार अगर हम 24 के गुणनखंड लिखे हैं तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है। अब इनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछिए। तो पहला तो हो गया 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया हमारा 3, चौथा हो गया हमारा 6 और 5, सॉरी हमारे पास कुल 4 गुणनखंड आए। कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड आए? 4। तो 18 व 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई हमारे? 4। तो इस प्रकार आप आसानी से उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। अगला प्रश्न है 2100 का अभाज्य गुणनखंड। तो हमें 2100 को इस प्रकार लिखना है और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सर्वप्रथम 2100 में किसका भाग जाएगा? तो हमें अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। और हमने 2 की भाजकता का नियम पढ़ा था कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वह 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो सर्वप्रथम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 2 में 1 बार, फिर 1 मिल जाएगा 0, 2 का भाग 10 में 5 बार और 0, फिर से पीछे 0 तो 2 का भाग जाएगा हमारा। 2 का भाग 10 में चला गया 5 बार, 5 में चला गया 2 बार, पीछे बचा 1 और 5। अब अगली हमारे जो भाग देने की संख्या है, अब हम पहले 3 की भाजकता चेक करेंगे। किसकी चेक करेंगे? 3 की। लगातार बढ़ते जाना है आपको बढ़ते क्रम में। अब 3 की भाजकता का नियम था संख्याओं का जोड़, यानी 5 + 2 + 5। इनको जोड़ने पर हमारा उत्तर आता है 12। इसका मतलब ये संख्या जो है वह 3 से पूर्णतया विभाजित है। तो हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 5 में गया 1 बार, 3 एकम 3, पीछे शेष बचे 2, 22 हो गए, 7 3 21, पीछे बचा 1, 5 3 15। फिर से 3 की भाजकता चेक करेंगे। 7 और 5 12 और 1 13। यानी इस बार जो हमारा 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 का मतलब हमारा अभाज्य संख्या 5 है, पीछे इकाई का स्थान पर 5 है। इसका मतलब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब इसमें 5 का भाग जो देंगे हम, तो 5 का भाग जाएगा 5 3 15, पीछे बचा 1 और 5, सॉरी माफ करना 2 बचेंगे और 5 25।
35 बार चला गया। 35 में फिर से 5 का भाग जाता है 7 बार और 7 में भाग जाता है 1 बार। तो इस प्रकार हमने 2100 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। तो इसके हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ये तो सामान्यतः लिखते हैं। अगर हमको घात के रूप में पूछ ले तो आपको घात के रूप में लिखना है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। अगला हमारा प्रश्न है कि 4 की घात 11 7 की घात 5 और 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसमें अगर हम ध्यान देखें तो 11 हमारी अभाज्य संख्या है, 7 हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 जो है वह हमारी भाज्य संख्या है। तो सर्वप्रथम हमें 4 के जो है उसको गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 4 के गुणनखंड होते हैं हमारे 2 गुणा 2 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3। अब ये जो घात है दोनों पर बढ़ जाएगी। 2 की घात 11 गुणा 2 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3। अब हमें इनकी घातों को आपस में जोड़ देना है। तो 11 दूनी 22, 22 और 5 हो गए हमारे 27 और 3 28। यानी इनको जोड़े हैं 11 प्लस 5 प्लस 3। तो पीछे से जोड़े 5 और 3 8, 9 और 1 10। आप 5 3 8, 9 और 1 10, हासिल 1 2 और 3। यानी टोटल हमारे पास संख्या आ गई 30। तो इसके कुल गुणन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई हमारे 30। अगला हमारा प्रश्न है 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या है। इस बार हमसे अभाज्य नहीं पूछा है, कुल गुणनखंड पूछे। तो इसका तुरंत अभाज्य गुणनखंड का है 2 का भाग इसमें 1 बार 2 बार और 0। पीछे 0 फिर से 2 से डिवाइड 6 बार 0, फिर 2 से 3 बार हमारा 0, फिर 2 से जाएगा 1 बार और 5 बार। 15 में भाग जाता है 3 का, फिर इसमें 5 और 1। तो इस प्रकार हमने 240 के गुणनखंड कर दिए। अब इनको घात के रूप में लिखेंगे। 240 बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अभी हमने नियम पढ़ा था कि अगर कुल गुणनखंड निकालना है तो सभी घातों में 1 जोड़ के 4 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1। 4 और 1 हो गए हमारे 5 गुणा 1 और 1 हो गए 2 और 1 और हो गए हमारे 2। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। यानी हमारे 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगी वह हमारे हो गई 20। अगला हमारा प्रश्न है 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या है। 25 से छोटे होने चाहिए और 3 के गुणज। तो 3 के गुणज हम लिखेंगे तो 3 6, अगला है हमारा 9, फिर है 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27। यानी इनमें 27 बड़ा है तो बाकी सारे जो गुणज है वह संख्या 25 से छोटे हैं। इनको आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास 3 के 25 से छोटे कुल गुणजों की संख्या हो गई 8। अगला हमारा प्रश्न है 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग। तो 6 के प्रथम 4 गुणज हो गए 6, 12, 18 और 24। तो इनको अगर हम जोड़े तो 6 और 24 हो गया हमारे 30 और 18 और ये भी हो गया हमारे 30 और इन दोनों का जोड़ आ गया हमारे पास कुल 60। यानी 6 के प्रथम 4 गुणजों, सॉरी 5 गुणजों का काम, मैंने 4 को जोड़ा है, माफ कर, प्लस अगला है हमारा 30। तो इनका जोड़ा जाएगा हमारा 30 प्लस 30 प्लस में 30, कुल आ गया हमारा 90। अगला प्रश्न है 8 और 56 के प्रथम या 8 और 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है। तो 8 के गुणज हम लिखेंगे तो 8 16 24 32 48 56, सॉरी माफ 40 हम भूल गए, 40 48 और 56। इसी तरह 56 के जो गुणज हैं सबसे पहला ही हमारा है 56। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणज सबसे पहला आ रहा है वो हमारा 56 स्वयं है। तो 8 और 56 के प्रथम उभयनिष्ठ जो गुणज होगा हमारा वह है 56। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 9 व 7 का
एक उभयनिष्ठ गुणज। तो 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज निकालेंगे हम। 7, 9 का पारण लिख दे, 9 × 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54। इसी तरह 7 का लिखेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 9 = 63। इसी तरह इसके और लिखेंगे हम, तो हाँ 63, फिर हमारा हो गया 72, फिर हो गया 81। तो इन दोनों का जो पहला उभयनिष्ठ गुणज आया वो है हमारा 63। फिर हमसे कह रहा है कि यह संख्या जो है, यानी जो भी उभयनिष्ठ गुणज है वो 1200 और 1300 के बीच में है, यानी 1300 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, 63 से 1300 को भाग दे देते हैं। पीछे 3 को छोड़ दें, 6 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, घटाएंगे हम, पीछे बचे हमारे 4। इसी तरह फिर हम पीछे बच गए 4, नीचे लाए। अब इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है, पर हम एक बार देंगे 0 बार। तो हमारे पास जो शेषफल बचा वह है हमारा 40। यानी अगर हम 1300 में से 40 घटा दें तो पीछे बची जो संख्या है वह 9 और 7 का 1200 और 1300 के बीच का उभयनिष्ठ गुणज हो जाएगा। घटाने पर 0 में से 0 गया, 10 में से 4 गए, पीछे बचे 6, यहां हो गए 2, यानी वह संख्या है हमारी 1260। थैंक यू सो मच। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर करें। थैंक यू।